अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, ये पाकिस्तान की सियासत का शायद सबसे अजीब दौर है जहां जेल में होने वाली मुलाकातें भी कौमी सियासत का दर्जा रखती हैं। आईनी तरमीम भी गैर यकीनी है और हुकूमत भी कमज़ोर दिखाई देती है। अपोजिशन भी मुंतशिर है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा आज भी दहशतगर्दी, मुआशी महरूमी और सियासी तन्हाई के दरमियान खड़ा है। सवाल यह है कि मुल्क आखिर किस सिमत जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अडियाला जेल में बुशरा बीबी की बेटी को दोबारा मुलाकात की इजाज़त दिए जाने का कवी इम्कान है। बज़ाहिर ये खानदानी मामला है, मगर पाकिस्तानी सियासत में अब हर मुलाकात एक सियासी सिग्नल समझी जाती है। ये पेशरफ्त बैक चैनल राब्तों और खामोश मफाहमतों का नतीजा है जिनका मकसद सियासी कशीदगी में कमी लाना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे कबल बुशरा बीबी की बेटी को मुलाकात की इजाज़त मिली थी, लेकिन बाद में मुलाकात की अंदरूनी तफसीलात सोशल मीडिया तक पहुंचने पर मजीद मुलाकातों में रुकावटें पैदा हुई। अब दोबारा इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है, ताहम इस मरतबा गैर रस्मी तौर पर यह यकीन दहानी भी मांगी जा रही है कि मुलाकातों की तफसीलात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तनाजुर में इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकातों का मामला भी ज़ेर बहस है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए उनकी बहनों से तहरीरी यकीन दहानी मांगे जाने की इतलात हैं कि वो जेल से बाहर आकर मुलाकातों को सियासी बयानियां बनाने या मीडिया पर बयान देने से गुरेज करेंगी। ये तमाम सूरत हाल इस बात की गमाजी करती है कि रियासत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, लेकिन एतमाद का फुकदान अब भी बरकरार है। इसी दौरान इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में भी नई कानूनी पेशरफ्त की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये तासुर दे रही है कि इमरान खान की मुमकिना रिहाई की राहें पैदा हो सकती हैं, कोई उम्मीद बरा सकती है। इसी सिलसिले में आज इमरान खान से मुलाकात के दिन के मौके पर अडियाला के बाहर एक बार फिर पीटीआई कारकुनान और लीडरशिप का इकट्ठा होना नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुल्क की माशी सूरत हाल भी हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर बनी हुई है। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है। सनतकार गैर यकीनी का शिकार है। बिजली और गैस की कीमतों ने कारोबार का पहिया सुस्त कर दिया है, जबकि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी और बच्चों की तालीम तक मुश्किल बनती जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हुकूमत की तरजीह वाकई मैशत है या फिर सियासी बंदोबस्त को नए आईनी फार्मूलों के जरिए महफूज बनाना। 28वीं आईनी तरमीम पर जारी बहस ने भी सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने साफ मुतालबा किया है कि मुल्क में दोबारा आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं। दूसरी तरफ रजा रुबानी 28वीं तरमीम को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं कि आइन मजीद तजर्बात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि राना सनाउल्लाह वाजे कर चुके हैं कि जब भी इत्तेहादियों में तफाक राय हुआ तरमीम ले आई जाएगी। सवाल यही है कि क्या इस वक्त मुल्क को वाकई नई तरमीम की ज़रूरत है या ये सब सियासी नए तवाज़ुन की तैयारी है। क्या मौजूदा निज़ाम अपनी वक़्त खो चुका है और किसी नए निज़ाम की जानिब मामलात बढ़ रहे हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। फवाद साहब, सबसे पहले तो मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, पीटीआई अंदरूनी इख्लाफात का शिकार है, हुकूमत माशी दबाव में है, लेकिन अपोजिशन का कोई प्रेशर नहीं है। आईनी तरमीम ज़ेर बहस है और मुल्क में सियासी बेयकीनी बढ़ रही है। तो आपको आने वाले 6 से 8 महीनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती दिखाई देती है? कोई इस्तेहकाम आएगा या मजीद हालात ख़राब होंगे? 2 दिन से हम लोग कराची में थे, जहाँ पे हम मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, पीर साहब बगाड़ा से मिले, फिर नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे तमाम नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई और इन तमाम जो एक्टिविटीज़ थी अपोजिशन की, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि जहाँ पे हुकूमत एक क्लूलेस है मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान चलाने में, अपोजिशन क्लूलेस है मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी अपोजिशन का एजेंडा देने में। तो हमारी जिन भी अपोजिशन रहनुमाओं से बात हुई, हमने उनको ये कहा कि देखिए, सबसे पहला मसला ये है कि ज़ाहिर है हमें पता है कि हुकूमत 40 से आई है, ज़ाहिर है हमें पता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बड़ी स्क्वीज़ कर दी गई है और जो सारे मामलात हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपोजिशन इसको अल्टरनेट क्या देती है? अभी
तक अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पीटीआई हो, अचकजई साहब हो, नासिर अब्बास साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, पीर साहब पगाड़ा हो, वो तमाम एक अपनी अपनी जो लाइन है वो लेके बैठे हैं। और अभी आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उनकी तो कोई कोई बाज़ाब्ता बातचीत पीटीआई से हुई नहीं है। हम्म। वो इसका मतलब ये है कि जो दरारें हैं अपोजिशन में वो बहुत ज्यादा हैं और ये फायदा हो रहा है हुकूमत को। हम नेशनल डायलॉग कमेटी में ये चाहते हैं कि पहले अपोजिशन को एक पेज पे लाया जाए और सही। हमारी तजवीज़ इस ज़मन में बड़ी वाज़ेह है। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस इलेक्शन कमीशन के तहत, इस अदलिया के तहत इलेक्शन होने हैं, तो उसका नतीजा पहले ही पता है सबको। और अभी आप देख ही रही हैं जो कश्मीर में जीबी में जी इलेक्शन हो जी। रहे हैं। लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि अपोज़िशन इकट्ठी हो, एक कौमी हुकूमत के मुतालबे के ऊपर और हम एक कौमी हुकूमत का मुतालबा लेके आगे वो बढ़ें और तमाम अपोजिशन इसके ऊपर यकजा हो। सो हमारी जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात हुई, हमने उनको यही तजवीज़ दी है कि यही वाहिद हल है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखना यही है कि अपोजिशन कितनी जल्दी मुनज़्ज़म होती है। तो सर, आपकी जो अपोजिशन जिस दिन मुलाकात हुई मुनज़्ज़म मौलाना होगी फजल उसी रहमान दिन साहब इस से, हुकूमत का कितनी डिक्लाइन कितना कितना पुरुमीद रहे हैं कि वो क्योंकि अपोजिशन तो उनको मिलाने में नाकाम रही, अब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके और उस तरह की तहरीक जनरेट करने में वो नाकाम रहे। आपको क्या लगता है, आपकी मुलाकात के बाद क्या मौलाना फजल रहमान या पीर पगाड़ा साहब आपके साथ मिल जाएंगे? कोई इस तरह का कोई बड़ी तहरीक की कोई शक्ल इख्तियार होगी आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ? देखिए देखिए हमारी कोशिश यही है। हम्म। इस वक़्त जो 3 जमातें जिनके पास स्ट्रीट फ़ोर्स है, वो पीटीआई है, जेयूआई है और जीडीए है। हम्म। ये 3 जमातें हैं जिनकी बहुत बड़ी स्ट्रीट फ़ोर्स है और इन 3 जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए बुरी खबर होगी। और हमारी कोशिश यही है कि इन 3 जमातों को कौमी हुकूमत के एजेंडे के ऊपर हम इकट्ठा कर सकें। हमारी मुलाकातें बड़ी मुस्बत हुई हैं। अब देखना यही है कि इसको हम आगे कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं और आगे कैसे इसको ले जा सकते हैं। मेरी नज़र में जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि हम इन 3 जमातों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करें। आज मुलाकात का दिन है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की बेटी की मुमकिन मुलाकात की खबर भी सामने आई है। सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी के मुताबिक बैक चैनल राब्तों और खामोश मफाहमतों के नतीजे में ये पेशरफ्त सामने आई है। क्या वाकई तरीके इंसाफ और रियासती हलकों के दरमियान पसे पर्दा को राब्ते जारी हैं आपके ख्याल में? क्योंकि अब तक तो यही कहा जाता रहा है कि कोई बात नहीं हो रही और ना ही आइंदा कोई बात होगी। देखो ना ये बात कि वो सहूलत दे दें, मुलाकात कर लें, ये तो ज़ाहिर राब्ते होती है ना, इतने तो होते ही रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम्म। लेकिन जो एक बड़ा मामला है उसके ऊपर तो ज़ाहिर अभी बातचीत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लग मुझे यूँ रहा है कि इस वक़्त पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी से भी बातचीत में इंटरेस्टेड है या कोशिश कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत में इंटरेस्टेड है और कोशिश कर रही है। चूँकि पीपल्स पार्टी का इस वक़्त एक इख्तिलाफ़ जो है वो परसेप्शन कम से कम ये है कि पीपल्स पार्टी का एक इख्तिलाफ़ है हुकूमत से हम्म। और 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी फासला ले रही है मौजूदा सेट निज़ाम से। तो पीटीआई को पीटीआई एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड। सो पीटीआई की इस वक़्त थोड़ी-सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब ये आगे कितनी अक्लमंदी से या किस तरह से आगे चला सकते हैं ये तो अब देखना हो। क्योंकि तहरीक इंसाफ के आपने भी मेंशन किया कि उसके अंदर भी बड़े हालात ख़राब हैं, एक धड़बंदियां हैं, मुख्तलिफ बयानिए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मरकज़ी क़यादत के दरमियान, जो कि मौजूदा हुकूमत की इतनी गलत अवामी पॉलिसियों को काउंटर नहीं कर पा रही। कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, उस तरह का प्रेशर भी डेवलप नहीं हो रहा। क्या ये पार्टी के लिए खुद खतरनाक सूरत हाल नहीं बनती जा रही? क्योंकि एक तरफ सख्त बयानियाँ हैं, दूसरी तरफ मफाहमत की इतलात भी आती रहती हैं और कोई प्रेशर भी नहीं बिल्ड हो रहा। देखिए, प्रेशर तो ज़ाहिर है कि देखिए ना उसके लिए लोग चाहिए, स्ट्रैटेजी हम्म। चाहिए। जब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि नहीं हम मैंने बुज़दारों के हवाले पार्टी करनी है, तो उसके बाद हम्म। प्रेशर तो नहीं बन सकता था। अब जिन लोगों को इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है, सो ये राजा सलमान हो गया या गौहर हो गया या ये जो वकास वगैरह या ये जो सारे नज़र आ रहे हैं, देखिए इनकी तो कोई हैसियत औकात नहीं है ना कि ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई चीज़ें कर सकते हैं। तो हम्म। उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि पीटीआई इर्रेलेवेंट होती जा रही है और हो गई है।
बिल्कुल। सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर है, वो थोड़ी बहुत रौनक लगा लेते हैं, आज भी उन्होंने रौनक लगाई है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि उनके पास कोई लोग नहीं है जो स्ट्रेटेजाइज कर सके मामलात को। क्योंकि आप भी बहुत दफ़ा कहते रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को पार्टी की क़यादत लेनी चाहिए, और ये बहस भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी आती रही है कि आखिर पार्टी को इस वक्त लीड कौन कर रहा है, लीडलेस है, कोई स्ट्रेटजी भी सामने नहीं आ रही। और फिर हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने भी पार्टी क़यादत से मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज भी बोले और कहा कि ये संजीदा नहीं है इमरान खान साहब को रिहाई को लेकर। सो आपको लगता है कि अगर अलीमा खान साहिबा को आप इस चीज़ पे ले आए, कन्विंस कर लें कि वो इसको लीड करें, और क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होने को तैयार देखिए होगी? वो क्योंकि तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया फिर इस बात पे भी। नहीं, देखिए लीड तो उसने ही करना है ना जिसके साथ अब कारकुन हैं, लोग हैं। हम्म। वो तो देखिए इमरान खान के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है, बाहर के किसी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अलीमा खान जो है उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल लोगों से मशवरा करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर वो ज़ाहिर है वो खुद भी कहती हैं कि वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। अब सवाल ये है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगी जिससे हुकूमत के ऊपर जो है वो दबाव आए। हम्म। असल बात तो ये है ना कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा तो वो कुछ इकदामात करेंगे, क्योंकि आइन, कानून, मोरालिटी वगैरह तो कोई इशू रह नहीं गए पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो अलीमा बीबी क्या स्ट्रेटजी बनाती हैं और वो कैसे आगे लेके चलती हैं। अगर तो उन्होंने इन जैसे बेवकूफ़ लोगों से ही मशवरे करने हैं, ये जो अभी वाले हैं, तो फिर तो देखें ज़ाहिर है कि नतीजा नहीं निकल पाया। अब उनको चाहिए ये कि वो जो अक्लमंद लोग हैं पार्टी में हम्म। समझते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हो गए, इवन असद कैसर साहब हो गए, ये जो पुरानी पीटीआई जो हुकूमतों में रहे हैं जिन्होंने बनाया है, उनसे बातचीत करें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। और पार्टी को वकीलों से निजात दिलाना बहुत अहम है, क्योंकि वो तो बुरी तरह नाकाम हो गए। हम्म। जब तक आप इनसे जो है वो जान नहीं छुड़ाते और पार्टी को दोबारा उसको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, कैसे आपका जो है वो आगे चलेंगे आप। यानी आपके ख्याल में जो मौजूदा क्यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है, या नाअहल है, या फिर वो लीड करने के ही काबिल नहीं है? ये लीड करने के तो काबिल है ही नहीं ना, मतलब इस पे तो कंसेंसस है, इसमें कौन सी कोई दो राय है। ये जो सारे हैं, कंप्रोमाइज होना या ना होना तो मेरा ख्याल है बात की बात है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ना उनमें कोई अहलियत है, ना उनको कोई समझ है, ना उनको कोई अकल है। तो मुझे आप बताइए कि वो कैसे किसी मामले को, कैसे किसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ सकते हैं। दे हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ एनी सच थिंग। सो दैट्स व्हाई आप देखती हैं कि अदालती महाज हो, जेल का बात हो, सियासी महाज हो, किसी जगह के ऊपर भी पीटीआई की लीडरशिप की कोई पॉलिसी नहीं है। और जब तक इन लोगों को रिप्लेस नहीं करते विद कैपेबल पीपल, आप हम्म। नहीं आगे बढ़ सकते। और अलायंस भी, हमारी मौलाना से भी बात हो रही थी, वो कहते हैं वो सुबह आते हैं और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, हम्म। हम किससे और कैसे बात करें। सो ये एक इशू है ना। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि वहाँ किससे क्या बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर फवाद साहब आए, तो जहाँ एक गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिली, जो एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अमल भी था कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबाई हकूक के मामले पर एक ही सफ में खड़ी दिखाई दी। अगर गैस, बिजली, फंड्स और दहशतगर्दी जैसे मामलात पर तीनों जमातें एक पेज पर आ सकती हैं, तो फिर कौमी सतह पर क्या कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी या मुश्तरका कौमी हुकूमत जैसा मॉडल मुमकिन नहीं है? फिर उस पर अब बात नहीं हो सकती? नहीं, होनी तो ज़रूर चाहिए, हम्म। इसके ऊपर तो बिल्कुल बात होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब चार, देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने वज़राए आज़म हैं जो 5 बजट दे सकें। हम्म। शहबाज शरीफ ये 5वां बजट देने लगे हैं और आप हालत देख लें पाकिस्तान की क्या है। यानी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही हमें कि एक तरफ तो हमें बताते ये हैं और क्या है, बताना क्या है, वो तो नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो इतनी ज़बरदस्त सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, मार का हक हुआ है, फिर ये ईरान अमेरिका जंग में जो हमने किया है, लेकिन उसको उसकी इकोनॉमिक ट्रांसलेशन हो ही नहीं पा रही। बिल्कुल। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमने असल जंप किया था, जो माशी तौर पे, वो तब हम्म। किया था जब आपने पेरिस क्लब से अपने कर्जे रीशेड्यूल करवा लिए थे। अब हम्म। इनसे कर्जे भी रीशेड्यूल नहीं हो रहे। कल शहबाज शरीफ सब चाइना जा रहे हैं, तो उनके होना चाहिए ना मुतालबों में कि जी चीन से कहें कि जी हमारे कर्जे रीशेड्यूल करें। आपकी इकोनॉमिक आपकी जो बैन अवी इंपॉर्टेंस है उसका फायदा पाकिस्तान के लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना। तो हम्म। ये तो नहीं कि आप सूट बूट पहन के चले जाएं, वापस आ जाएं और पता चले कि कुछ भी नहीं हुआ। सो आई हम्म। थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आईएमएफ से भी कोई कंसेशन नहीं ले सके,
तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन टर्म्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान सोचा जाए, जो मौजूदा हुकूमत नहीं सोच रही। अभी भी आप देखें, पाकिस्तान में मरियम नवाज के अलावा कौन और पॉलिटिकल लीडर होगा, खातून कोई होगी या मर्द होगा, जो हम्म। बरकन के 3 दिनों में 3 बैग उठा के फिरे। आप देख सकती हैं कि जी। कौन इतना अपनी घड़ियां और अपने जो जूते हैं वो फ्लाउट कर सकता है, अगर आप एक पॉलिटिकल लाइफ में हम्म। हैं। आप कोई सुपर मॉडल तो नहीं है ना, आप कोई फिल्मी हीरोइन तो नहीं है, या आप कोई अंबानीज तो नहीं है कि आपने सिर्फ पैसा आपको तो लोगों के साथ रहना है। कोई पॉलिटिकल लीडर ये हरकत नहीं करता जो मरियम नवाज ने की। फिर आप देखें, सर वो तो वो कर गंदम के किसानों का जब ये बेड़ा सर गर्क ये कर इन दिया चीजों का आपने ख्याल तो वो पहले। लोग करते हैं ना जिनको जो हाँ, ट्रू सेंस में आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये तो ट्रू सेंस में आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना, जहां आपके कर्जों के ये हालात हो, वहां हमारी हुकूमत की शाह खर्चियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखो ना शजिया, कि ये पहले साल मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो गवर्नमेंट ने आज से साल पिछले साल में इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गंदम की, तो अब अगले साल शॉर्टेज हो जाएगी। हम्म। आप ये देखें, वो मेरी प्रोडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। इस साल 20% गंदम कम लगी है। जी। 3500 का इन्होंने रेट दिया था, अब आज 4000 पे पहुंच गई है। अगले चंद दिनों में ये 4500 5000 पे पहुंच जाएगी, फिर शॉर्टेज भी अलहदा होगी और आपको यूक्रेन से गंदम मंगानी पड़ेगी। तो हम्म। यानी आप यूक्रेन के और उज़्बेकिस्तान के किसान को तो 6-6 7-7 हज़ार रुपया देने को तैयार है। अपने किसान को, जो आपकी फूड सिक्योरिटी का ज़ामन है, उसको आप 3500 रुपए देने को भी तैयार नहीं है। सो हम्म। आपने जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर फार्मर की कमर तोड़ दी, फिर ये दुकानें बंद करके 8 बजे आपने दुकानदारों की और रेस्टोरेंट वालों की कमर तोड़ दी। सो पाकिस्तान में हर आदमी इनसे तंग है, समझ नहीं आ रही कि इनसे जान कैसे छूटे। तो सर ये तो फिर बड़ा आइडियल टाइम है ना अपोजिशन के लिए। हुकूमत की अवामी सतह पर नई सबके सामने है, बैरून मुल्क दौरों की भरमार है और नो डाउट के जंग के मामले में खारजा पॉलिसी पर शाबाश ले रहे हैं, मगर दिन ब दिन आवाम बेरोजगार हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिजलियों के बिल उनकी भरमार है। आखिर क्या टर्निंग पॉइंट होगा कि हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक कोई सामने लाए? मतलब आई डोंट यू थिंक दिस इज एन आइडियल टाइम के अपोजिशन एक भरपूर तहरीक चला सकती है हुकूमत के खिलाफ? ये चला सकती है, और उसमें इशू यही है कि अपोजिशन का इकट्ठा होना जरूरी है। हम्म। अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है जब, तो तहरीक जो है वो चल जाएगी। हम्म। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, एक ऐसा दिफाई मुआहिदा जिसकी तहरीर खुफिया है लेकिन जिसके असरात ने दुनिया के अस्करी हलकों में हलचल मचा दी है। क्या पाकिस्तान अब मशरिक़ वुस्ता की जंग में सिर्फ एक सालिस नहीं बल्कि एक फ़ाल अस्करी फरीक बन चुका है? ये सवाल अब सेग़े राज में नहीं रहा। पहली बार राउटर्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस हकीकत पर पर्दा उठाया है कि सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के 16 JF-17 लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन, ड्रोन्स के 2 स्क्वाड्रन और चीन का तैयार करदा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और तकरीबन 8000 फौजी वहां तैनात हो चुके हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खलीजी ज़राए का दावा है कि जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक खौफनाक रिपोर्ट हमारे सरों पर खतरे की घंटी बजा रही है। रिपोर्ट कहती है कि मशरिक़ वुस्ता का ये तवील मुद्दती तनाज़े एशिया का बहरे अलकाहिल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासर करेगा। हमारी मईशत का खलीजी ममालिक पर हद से ज़्यादा इन्हिसार, खाम तेल की इम्पोर्ट और लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र। अगर खलीज में आग लगी तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ माली साल 2027 में सुस्त होकर 3.2% पर जम जाएगी। महंगाई का नया तूफान आएगा और रुपया शदीद दबाव में आ जाएगा। यानी अस्करी तौर पर हम जितने नागुज़ीर हैं, माशी तौर पर उतने ही कमज़ोर। इन्हीं अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और प्रोपेगेंडे के माहौल में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्वेटा गैरिजन से दुश्मन कुव्वतों को एक कड़वा और वाज़ेह पैगाम दिया है। फील्ड मार्शल ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे या जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबटाज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें बिलाखिर नाकाम होंगी। इस सब में आलमी मंजरनामा भी ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट या यूं कहिए कि ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान दुनिया की मईशत को लर्जा देता है। तेल की कीमतें $111 फी बैरल से तजावज़ कर गई। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई। वजह
सदर ट्रंप की वो धमकी जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान तेजी से अमन मुआहदे की तरफ बढ़े वरना उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन कहानी में एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब दोहा, अबू ज़हबी और रियाज ने मिलकर वॉशिंगटन का हाथ पकड़ा और ट्रंप को फोन करके कहा कि जनाब हमला मौखर कर दे, क्योंकि अगर ईरान पर बमबारी हुई तो उसकी कीमत हमारी एनर्जी और ऑयल तंसीबात की तबाही की सूरत में हमें चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने बात तो मान ली, हमला टल गया, मगर कब तक? व्हाइट हाउस की नायब तर्जुमान कहती हैं कि ट्रंप के पास अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और ईरान के लिए 5 सख्त तरीन शराइत रख दी गई हैं। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली, मुंजमद असासों में सिर्फ 25% नरमी और लिबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी का खात्मा। दूसरी तरफ ईरान ने मुआवजे का मुतालबा किया तो अमेरिका ने दो टोक इनकार कर दिया। इस बारूद की तपिश अब सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रही। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से पेंगे बढ़ाने पर खुली वार्निंग दे दी है कि हमारे सब्र की भी एक हद है। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ब्रिक्स के स्टेट से गरज रहे हैं कि अमेरिका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया है। क्या ईरान इन 5 सख्त शराइत के सामने झुकेगा? खलीजी ममालिक का ये खौफ कि कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी सच साबित होने वाला है। इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़क्कार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। एजाज साहब, राउटर्स की रिपोर्ट इंतहाई दिलचस्प है। अगर वाकई पाकिस्तान के JF-17 स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स और हज़ारों फौजी सऊदी अरब में तैनात है तो क्या ये सिर्फ डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है या पाकिस्तान वाकई मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुका है? देखिए, ये तमाम जो एसेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसकी कंफर्मेशन दे सकूं। सो हम सिर्फ रॉयटर की रिपोर्ट के हवाले से ही इस पे बात कर सकते हैं जी। और जाहिर है वो पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि अब जो हमारा लास्ट ईयर एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, उसके जो है तनाजुर में रिसेंटली वहाँ डिप्लॉयमेंट्स तो हुई हैं, जिस तरह रिपोर्ट्स भी आप भी हाईलाइट कर रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ डिफेंसिव रोल में होंगी या इनके मैंडेट में बियॉन्ड द डिफेंस कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी हैं? ये इसका हम इसलिए कोई इस पे कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमें दोनों स्टेट्स के दरमियान मुआहदे की तफसीलात का इल्म नहीं है। पूरे मिडल ईस्ट में ही जो ये कंसर्न है, सऊदीया में ज़ाहिर है बिलखुसूस कि वो अल्टरनेट ऑप्शंस पे सब गौर कर रहे थे और सऊदी अरब वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक प्रॉपर इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ। तो इवन अगर हमारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे प्योरली डिफेंसिव रोल में भी हो तो स्टिल ये एक बहुत बड़ी जो है एक न्यूज़ है और इसकी बड़ी मल्टी डायमेंशनल इसकी कॉनोटेशंस हैं, क्योंकि इस तरह रिसेंट उसमें हिस्ट्री में कोई दो मुस्लिम मुल्क जो हैं उनकी आपस में इस तरह की अरेंजमेंट जो है उसका हमें कोई डिस्प्ले नहीं मिलता। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के जो लोग हैं ज़ाहिर है वो बड़े प्रोफेशनल और वो जो मैंडेट उनको दे के भेजा जाएगा वो उस मैंडेट के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करेंगे। तो प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वो तो बिल्कुल गिवन है, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया की बेहतरीन आर्म फोर्सेस में इनका शुमार होता है। अब उसको स्ट्रेटजिकली स्टेट टू स्टेट हमारा या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी क्या कमिटमेंट है, मैं या आप, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट दे सकें। बिल्कुल सही सर, क्योंकि पाकिस्तान के पास JF-17 ड्रोन्स और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, क्या हमारा दिफाई सनत अब सिर्फ कौमी दिफा नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी का जरिया भी बनती जा रही है?
ये अभी तो शायद इस ये आप ये समझिए कि थोड़ी मीडिया लाइमलाइट जंग के या ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन के एतबार से आ गई, लेकिन हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन या डेपो, और वो बड़े वाइब्रेंट अदारे हैं। और हम जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और सेमिनार्स आइडियाज़ के नाम से हर 2 साल बाद होते हैं। बदकिस्मती से इस साल नवंबर में होने वाले सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की वजह से इलाकाई और कुछ मुल्कों की तरफ से पार्टिसिपेशन का इशू था, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अदरवाइज ये तो बड़े रेगुलर हमारा इवेंट है, और उसका बेसिक जो आइडिया था वो यही था कि हम अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर, हमारे पास एक ह्यूज पोटेंशियल है। यानी आप ये समझिए कि हम जहां एक तरफ दुनिया के बेहतरीन जहाज बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, सबमरीन्स असेंबल कर रहे हैं, उसके अलावा हम ऑब्वियसली कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो सिर्फ हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए बनाते हैं, वो हम एक्सपोर्ट नहीं करते। इंटरनेशनल जो हमारे कंपल्शंस हैं या कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन फिर और बहुत सारे डोमेन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने खुद मेंशन की, फिर जो सपोर्ट इक्विपमेंट होता है डिफेंस इंडस्ट्री का, वो यानी यूनिफॉर्म से लेके तो स्मॉल आर्म्स, एमुनिशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको पता है उसकी एक दुनिया में एक नाम है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स उसका दुनिया में एक नाम है। वो इस तरह तो फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो आर्म फोर्सेस को जिनकी सप्लाई जाती है। तो अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट देखें तो वो तो हंड्रेड्स ऑफ बल्कि 1000 में कहना चाहिए, छोटी प्रोडक्ट्स को मिला के वो एक बड़ी तवील हमारी लिस्ट है और बड़ी प्रीसियन क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारी। तो हम अगर इस पे फोकस करें, मजीद फोकस करें, तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, और ख़ासतौर पे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। लेकिन ये सिर्फ सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता। जब दूसरे मुल्कों की अफवाज आपका इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं तो आपस में आपके मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ते हैं, इंटर डिपेंडेंसीज बढ़ती हैं, और वो आपकी जो एक आउटरीच होती है एज ए सॉवरेन स्टेट, वो उसको बहुत सपोर्ट करती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहां तक सऊदी अरब की बात है तो उनके साथ तो हमारा वैसे भी दिफाई मुआहिदा है, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कई बार कह चुके हैं कि सऊदिया हमारी रेड लाइन है। अगर खुदा न खासा सऊदिया पर किसी भी जानिब से हमला होता है या कोई भी ऐसी जारहियत की कोशिश की जाती है, तो क्या पाकिस्तान अपने मुआहिदे का अमली सबूत देते हुए जवाब देगा? देखिए, अगर मुआहिदे में जवाब देना लिखा है तो पाकिस्तान अपने मुआहिदों की पासदारी करेगा, मेरा ख्याल है। दैट्स अ वेरी ब्रीफ एंड क्विक आंसर। सही सर, एक तरफ पाकिस्तान की फौजी अहमियत बढ़ रही है, नो डाउट, दूसरी तरफ हमारी मईशत खलीजी ममालिक तेल और तहसीलात ज़र पर खड़ी है। क्या ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बट इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी वाली सूरत हाल मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? इस मामले को डील करने के लिए हमें किस तरह अपनी दिफाई मजबूत पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए मुआहदात करने चाहिए? देखिए, हमारे जो हैं रिलेशनशिप गल्फ स्टेट्स के साथ, वो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो हमारी एनर्जी नीड सारी वहाँ से पूरी होती हैं, अगरचे कुछ हम एलपीजी और ऑयल वो इनडायरेक्ट तरीकों से या कुछ अनऑफिशियली हमें पता है कि वो पाकिस्तान ईरान से भी आता है। अदरवाइज हमारी मेन सप्लाईज जो है वो कतर, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों से आती है, ओमान से। तो एक तो वो है, जाहिर है आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज की स्टोरेज कैपेसिटी होती है,
तमाम मुल्कों में, और ये एक प्रॉपर सप्लाई चेन के ज़रिए ये रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो एक तो वो ज़रूरत है, और उसमें महज़ दिफ़ाई ज़रूरियात नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए भी एनर्जी इंपोर्ट की जाती है। और इवन हमारे यहाँ तो बिजली जो है, पावर जनरेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चलते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे लाखों की तादाद में हमारी लेबर फोर्स, पर्टिकुलरली वर्क फोर्स इन जनरल, वो इन मुल्कों में जो है एक्सपैट कम्युनिटी के तौर पे रह रही है, और उनकी रेमिटेंसेस जो हैं, ऑल इन ऑल अगर जितनी ओवरऑल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी रेमिटेंसेस ऑलमोस्ट उतनी ही हैं जितनी कि हमारी एक्सपोर्ट से हमारी यूएसडी में अर्निंग है। तो वो हमारे लिए बहुत अहम है। तो हमें वो भी एक बैलेंस रखना होता है कि हमारे लेकिन इस सब करंट सिनेरियो में ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही है ना सर? जी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और हमारे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप, सिविल लीडरशिप टॉप लेवल पे वो मिल के जो है इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस और एक सस्टेनेबल अप्रोच जो है, वो अगरचे मुश्किल काम है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें इन प्लेस रहें। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि प्रॉक्सीज, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके ख्याल में आज की जंग में, आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी खतरनाक हो चुकी है, और दिफाई तौर पर इसका तोड़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये खतरनाक तो है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इरा जब से शुरू हुआ, और जिस तरह से अब डिपेंडेंसीज हो गई हैं डिजिटलाइजेशन पे, सोशल मीडिया का एक रोल है, एक आउटरीच है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रोल तो प्ले करती हैं। वो बेशक एक जो है साइबर डोमेन में हो या डिजिटल डोमेन में हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है सेंसिटाइज करना है। हमें अपने लोगों को ये बावर कराना है कि हमें किसी दुश्मन के हाथों में आलाकार नहीं बनना, कि हम जो चीज़ आए या हमें कहीं मिले, हम उसको आगे बगैर तहकीक किए उसको फॉरवर्ड कर दें। सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ये चेक्स रखें। जब इंफरादी तौर पे लोगों पे चेक होगा, तो वो जो है डिसइंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो आज स्लो डाउन हो जाएगा। तो दुश्मन का जो है प्रोपेगेंडा, वो फिर उस तरह से नहीं फैलेगा जिस तरह वो फैलाना चाहते हैं। तो ये तो एक पहला चेक है। फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारे जो हैं, जिनका ये मैंडेट है, वो भी इस चीज़ को बोथ थ्रू सॉफ्ट और हार्ड मेथड से वो इस चीज़ को जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमारी अवेयरनेस होती है और कमिटमेंट होती है, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और वो स्किल सेट हमारे लोगों का बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा पिछली जंग में जो हमारे बच्चों ने साइबर डोमेन में इंडिया जैसे मुल्क को जो है पैरालाइज कर दिया, जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो सारी दुनिया की जो है आईटी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। सर, ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से बात करें तो हम ने देखा रिसेंटली रियाज, दोहा और अबू धाबी की जानिब से सदर ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने के लिए कायल करना, क्या इस बात का इशारा है कि अब खलीजी ताकतें अमेरिका के दबाव से ज़्यादा ईरान के मुमकिना रिएक्शन से खौफजदा हैं? क्योंकि माजी के बरक्स इस बार गल्फ कैपिटल्स को ये एहसास हो चुका है कि किसी भी अमेरिकी या इसराइली कार्रवाई का असल मैदान जंग खुद खलीज बन सकती है। क्या ये पहली बार नहीं कि खलीज अमेरिका से दूरी इख्तियार करना चाह रहा है? ऑब्वियसली वो जो कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए हैं, अब शायद उसको इस सबसे रियलाइज हो गया। जी बिल्कुल, रियलाइजेशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम ममालिक में चूँकि शख्सी और ख़ानदानी हुकूमतें हैं, तो वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो बाज़-औक़ात ऐसे उनके फ़ैसले होते हैं जो शायद अवामी उमंगों के साथ इन सिंक नहीं होते। और फिर दूसरी बात ये है कि इन सब लोगों के, ये जो वहाँ के
हुक्मरान हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट सारी वेस्टर्न कंट्रीज में है और ख़ुसूसन अमेरिका और इंग्लैंड में। तो वो एक कोई अब्रप्ट पॉलिसी चेंज करके कोई ऐसा स्टेप लेके वो इस वक्त अमेरिका को या यूके को नाराज तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इस चीज़ का इदराक तो हो गया है कि अमेरिका के जो यहाँ पे सैटेलाइट्स थे और तकरीबन 30 से 35 हज़ार जो इस पूरे खिते में ट्रूप्स और एसेट्स हैं उनके मल्टी बिलियन डॉलर जिस पे स्पेंड हुए हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके ईरानी मिसाइल के सामने, तो उन्होंने इनको क्या प्रोटेक्ट करना है। और वैसे भी गिवन ए चॉइस अमेरिका हमेशा इसराइल के ऊपर अपने एसेट या अटेंशन डाइवर्ट करेगा बजाय अरब मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देने के। डेफिनेटली। तो सर आप समझते हैं कि फिर मिडिल ईस्ट इज एंटरिंग जी। अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, या अब भी कहीं ना कहीं सफारतकारी, बैक चैनल, डिप्लोमेसी और रीजनल कंसेंसस के जरिए एक बड़ी जंग को रोका जा सकता है? क्या आप पुरुमीद हैं? क्योंकि ईरान ने तो खलीजी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात पर बड़ी खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र की भी एक हद होती है। नहीं जी, ये ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना रिटॉरिक्स और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और मेरा ख्याल है बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी इन प्लेस है, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि ये मसला कम से कम कुछ लंबे अरसे के लिए जो है वो स्टेबल हो जाए, अमन इस खत्ते में। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह कि ये इन सारी नारेबाजी के बावजूद एक अमन फार्मूला जो है वो तय पा जाएगा और वो उस वक्त तक उस पे अमल दरामद भी रहेगा जब तक इजराइल दोबारा उसको सैबोटाज ना कर दे। सही। सर, एक तरफ पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम स्ट्रेटेजिक रोल अदा कर रहा है, दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और धमकियों में इजाफा हो रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या पाकिस्तान को बैकवर्ड मल्टी फ्रंट प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत दाखिली सियासी फायदे या खित्ते में बदलती जो पॉलिटिक्स के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई महदूद या बरह रास्त जहरियत दोबारा कर सकता है? मेरे ख्याल में वो शायद ये हमाकत अभी ना करें और उसके बजाय वो जिस तरह वो खुद भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने जारी रखे हुए हैं, तो वो ये सब कन्वेंशनल डोमेन में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को एंगेज रखे हुए हैं और वो मजीद इसको इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ दोबारा एक वन ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट उसमें काइनेटिक एप्लीकेशन में एंगेज हों। लेकिन सर, भारत तो बार बार ये धमकी दे रहा है कि जी हम पाकिस्तान का जोग्राफिया ही बदल देंगे। ये सब अहमकाना बातें हैं और ये जो है ना बिल्कुल सियासी बयान देना मेरा ख्याल है प्रोफेशनल सोल्जर्स का और मिलिट्री ऑफिसर्स का काम नहीं है। उनको अपने हुकूमत के जो हैं सियासी अज़ाइम और जो हिंदवाता की सपोर्ट में उनको कम से कम जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं मिलिट्री लीडरशिप के, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के और कंडक्ट के, इस बात से कतई नज़र के वो अपने अपने मुल्क का दिफा करना हर एक फ़ौज का जिम्मेदारी है और उसके लिए उनको अपनी जान भी देनी चाहिए। लेकिन अपने इंतहा पसंद हुकूमत के अज़ाइम में पार्टनर बनने के बजाय उनको अपने प्रोफेशनल जो उनकी डेफिशिएंसीज हैं उसको इम्प्रूव करने पे जोर देना चाहिए, ताकि अगर वो वाकई कभी उनको जंग करनी पड़े तो उनको फिर पहले की तरह वो हजीमत ना उठानी पड़े जिसकी वजह से अभी तक वो जो है दुनिया में बदनाम हो रहे। बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो वाज़ेह अल्फाज पे कहा है कि इस बार अगर भारत ने कोई छेड़छाड़ की तो उसका जोग्राफिया वो हम बदल देंगे। इस वक्त भारत अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से भी कमज़ोर है। अगर कोई जारियत या मिस एडवेंचर करता है तो क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ खालिस्तान नहीं बल्कि आसाम और सेवन सिस्टर स्टेट्स भी अलहदा हो जाएं? वहाँ भी ऑब्वियसली तहरीकें तो चल रही है बड़े ज़ोर शोर से। वो जी बिल्कुल, वो उनका एक बड़ा वोलेटाइल एरिया है और वो दिन ब दिन वहाँ पे हालात ख़राब ही हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई ऐसी तब्दीली आएगी और ना भारत ऐसी कोई हमाकत करेगा कि जिससे उनके अपने मसाइल में इजाफा हो। ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में है, हमारे डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है और मिलिट्री सक्सेस जो उससे पहले हमें हुई उसकी वजह से वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, तो अपने लिए वो मुश्किलात में इजाफा नहीं करेंगे। वो बड़े काया और मेरा ख्याल है आल्दो नेगेटिवली लेकिन हैं समझदार लोग।
ठीक। सर, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान को चीन, खलीजी ममालिक और बाज़ आलमी क़ुव्वतों की सफारती और दिफाई सपोर्ट हासिल दिखाई दे रही है, क्या ये वो मौका है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ फैसला कुन एक्शन ले सकता है? अब ये इसका इन्हसार इस चीज़ पे होगा कि जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं और बिलखसूस उसमें से चाइना, वो कितना विलिंग है अपना मसल एक्सर्ट करने में, क्योंकि चाइना के वहाँ बहुत स्टेट हैं और अफगानिस्तान में अमन मशरूत है उसके पाकिस्तान से ताल्लुकात, और ये अगर दोनों चीज़ें नहीं होती जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं, तो सेंट्रल एशिया तक चाइना की एक्सेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर चीन थोड़ा मज़ीद प्रेशराइज करे तो चीज़ें बेहतर हो जा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। दफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।